हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पर आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। पहले आज की जो फर्स्ट स्टोरी है वो मेरे ख्याल से उन लोगों को नहीं सुननी चाहिए जिन्हें हाइट से डर लगता है, या फिर उन लोगों को भी नहीं सुननी चाहिए जिन्हें टाइट स्पेसेस से डर लगता है। बट दिस स्टोरी कम्स टू अस फ्रॉम पेरू। कोलका कैनियन एक रिवर कैनियन है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ पेरू में स्थित है, और ये इस दुनिया का सबसे डीपेस्ट वेल नोन ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी माना जाता है। और हर साल अलग अलग देश से कई सारे लोग इस ट्रैक को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। नॉर्मली अगर यहाँ के गाइड से बात करी जाए तो वो कहते हैं कि कोलका कैनियन का ट्रैक पूरा करने में 3 दिन लग जाते हैं। पर अगर आप ट्रैकिंग में नए हो तो आप यहाँ पर एक छोटा पाथवे भी चूज कर सकते हो, जो कि इनएक्सपीरियंस ट्रैकर्स के लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि ये पाथ सेफ है और कम जोखिम भरा है। पर प्रॉपर कोलका कैनियन का ट्रैक बहुत ही मुश्किल और खतरे से भरा हुआ है। तो तुम सोच ही रहे होंगे कि भला लोग ऐसी जगह ट्रैक करने क्यों जाएंगे। वेल, इट्स फॉर द व्यू। कोलका कैनियन के टॉप से जो व्यू दिखता है वो इतना मेस्मराइजिंग होता है कि एडवेंचरस से रहा नहीं जाता और वो यहाँ दौड़े चले आते हैं। सनराइज और इस कैनियन के साइड रिवर का व्यू अनबिलीवेबल होता है। और ऐसे ही एक एडवेंचरस में से एक थी नताशा वैन क्रोमब्रुग। नताशा एक 28 साल की एडवेंचरर, माउंटेन क्लाइंबर और ट्रैकर थी जो कि अपने लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना पसंद करती थी। और नताशा पहले भी कई सारी कंट्रीज में घूमी हुई थी, वहां के माउंटेन्स को क्लाइंब करा था उसने। शी हैड अ डे जॉब, बट उसका ज्यादा मन पार्टिंग या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने में नहीं लगता था, बिकॉज शी वॉज वन फॉर द नेचर। तो अपने पैसे बचाकर पहाड़ों में घूमना, वाइल्ड लाइफ बहुत पास से देखना, बस अपना बैकपैक लेकर कहीं भी चले जाना, ऐसा नेचर था नताशा का। और उसके पेरेंट्स भी उसकी इस हॉबी को फुल सपोर्ट करते थे। सो ऑन 24 जनवरी 2022 नताशा ने कोलका कैनियन को ट्रैक करने की सोची, और उसे छोटा वाला नहीं बल्कि पूरा जोखिम भरा ट्रैक करना था। नाउ जस्ट टू सेट द स्टेज, कोलका कैनियन को ट्रैक करते हुए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, और जो भी बचे कुचे रास्ते हैं वो या तो बहुत पतले हैं या फिर बहुत ज्यादा स्लिपरी। इनमें से कई सारे पाथवेज बहुत वाइड हैं, तो कहीं पाथवे में बीच में झाड़ियां भी हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट जस्ट टू वॉक ऑल्सो। और स्लिपरी मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर जान बहुत जोखिम में रहती है। तो नॉर्मली यहाँ ये एडवाइस करा जाता है कि टूरिस्ट अपने साथ एक गाइड लेकर जाएं, पर नताशा को अपने पहले के एक्सपीरियंस पर पूरा भरोसा था और वो निकल गई इस ट्रैक पर 23 जनवरी की सुबह को। ट्रैक पर जाने से पहले नताशा अपने आप को टाइम भी कर रही थी, और कुछ दूसरे ट्रैकर्स के अकॉर्डिंग शी वॉज गोइंग रियली फास्ट। हाँ, यहाँ चढ़ाई थी, पर दूसरे लोगों के कंपैरिजन में वो तेज चल रही थी। शायद ये चीज़ एक्साइटमेंट की वजह से होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि नताशा अगले दिन सुबह का सनराइज मिस नहीं करना चाहती थी, और सनराइज से पहले वो टॉप पर पहुंचना चाहती थी। कोलका कैनियन के ट्रैकिंग की शुरुआत आसान है। यहाँ पर काफी ज्यादा वाइड रास्ता होता है, और दूसरे लोगों को देखकर ट्रैकर के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है। पर जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते जाते हो रास्ता गायब होने लगता है, और ट्रैकर्स फिर अपना खुद का रास्ता बनाते हैं ऊपर चलने के लिए। सो नताशा ने भी वही करा। वो अपने इंस्टिंक्ट से सही रास्ता चूज करते हुए ऊपर चढ़ती गई, और चढ़ते चढ़ते वो एक क्रॉस सेक्शन पे पहुंची जहां पर फ्लैग लगाया गया था। इस फ्लैग को देखकर नताशा के अंदर हिम्मत आ गई, बिकॉज दैट फ्लैग मेंट दैट शी वाज हाफ वे डन विद द ट्रैक। पर इसके बाद नताशा गायब हो गई। उसके पीछे भी उस समय कोई ट्रैकर्स नहीं थे या कोई टूरिस्ट नहीं थे, और ना ही उसके आगे कोई भी आदमी था। पर जब बाकी लोग उस क्रॉस सेक्शन पे पहुंचे तो उन्होंने नताशा को नहीं देखा। उन्हें लगा कि वो शायद से दूसरे रूट से वापस चले गई होगी, और इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वो लोग वहां से वापस चले गए। जब लोग नीचे पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि वो तेज चलने वाली लड़की कहाँ गई, क्या तुम्हें वो दिखी? बट मे बी इट वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू अदर पीपल। तो उन्हें भी याद नहीं था कि वो लड़की आखिर कहाँ गई, और सभी लोग अपने घर वापस आ गए। 2 दिन बाद नताशा के पेरेंट्स ने उसे कॉल करा, बट शी वॉज नॉट पिकिंग अप, और अब वो घबराने लगे थे। उनकी बेटी पेरू में थी, और 2 दिन बाद भी उन्हें कॉल नहीं कर रही थी, जबकि ऑलमोस्ट हर एक टाइम नताशा अपने ट्रैकिंग के बाद या फिर अपने एडवेंचर के बाद अपने पेरेंट्स को कॉल कर ही देती थी। तो नताशा के पेरेंट्स ने कोलका कैनियन के अथॉरिटीज़ को, वहाँ के गार्ड्स को कॉल लगाया और उनसे कहा
कि प्लीज हमारी बेटी ढूंढ दीजिए। लोगों ने बहुत मेहनत करी नताशा को ढूंढने में। कई सारे ट्रैकर्स, एडवेंचरर्स, टूरिस्ट लग गए थे नताशा को ढूंढने के लिए, पर वो कहीं नहीं। नताशा को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स ही तो क्या, बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रैकर्स भी आए थे जो उसे पहले से जानते थे, बट स्टिल शी वॉज नॉट फाउंड। और 5 दिन नताशा को ढूंढने के बाद सभी लोगों ने हार मान दी एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट नताशा के पेरेंट्स इस बात से नहीं माने और वो अपनी बेटी को ढूंढने में लगे रहे। उन्होंने पहले तो कोलका कैनियन को ढंग से छान मारा, उन्होंने खुद वहां की ट्रैकिंग करी और हर एक कोने को देखा, पर जब उन्हें उनकी बेटी वहां नहीं मिली तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनकी बेटी को कोई भगा ले गया है। They didn't really have money to give out for ransom। वो इधर उधर पूछते रहे कि अगर कुछ ऐसा सीन भी हुआ हो तो वो हमें बता दें। और फिर 8 महीने बाद रैंडमली एक दिन नताशा के पेरेंट्स को कॉल आई और उन्हें पता चला उनकी बेटी का सच। बेल्जियन टूरिस्ट नताशा जिस रूट से ट्रैवल कर रही थी, एक्चुअली वो नदी के बहुत पास था और सीपिंग वाटर इस पहाड़ से आने की वजह से यहाँ का रास्ता बहुत, तो नताशा का गलती से पैर स्लिप होने की वजह से वो इस नदी में गिर गई थी और फिसलते फिसलते वो इन पहाड़ों की एक नहर में आ गई थी, जिसके बाद नताशा का अपनी बॉडी कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। बहते बहते नताशा नीचे की रिवर में आके मिल गई थी, जिसके बाद उसकी बॉडी 2 पत्थरों के बीच में फंस गई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स शी कुड हैव इजीली गॉन आउट ऑफ देयर, पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो वहां से नहीं निकल पाई और उसका सर 2 पत्थरों के बीच में फंस गया था। नाउ दिस थिंग इज अनक्लियर कि वो कितने दिन तक इस पत्थर में थी, पर यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि वो डिहाइड्रेट हो गए या फिर गर्मी और धूप लग के इस पत्थर के बीच में ही मर गई होगी, विच वुड हैव बीन अ गुड थिंग इन दिस केस, क्योंकि ये मौत ज़्यादा जल्दी आती उसे। या फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है कि नताशा इन 2 पत्थरों के बीच में फंसने के बाद भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और फिर धीरे धीरे एनर्जी लॉस होने की वजह से और जंगली जानवरों से खाने की वजह से शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड एंड इवेंचुअली शी लॉस्ट हर लाइफ आल्सो। नताशा की बॉडी उसके पेरेंट्स को एग्जैक्टली 10 महीने बाद भेजी गई, जिसे देखने के बाद दे बिकेम रियली सैड, क्योंकि तब तक उन्हें थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद हमारी बेटी जिंदा होगी। बट दिस डेथ इज वन ऑफ मोस्ट हॉरिफिक डेथ्स ऑफ ऑल, क्योंकि तुम भी ये चीज इमेजिन करो कि बस पत्थरों के बीच में दबे रहना, इतने दिनों तक वेट करना कि कोई तुम्हें बचाने आए, और आखिर में जब तुम्हें कोई बचाने ना आए तो धीरे धीरे तुम्हें ये एक्सपीरियंस होगा कि तुम मरने वाले हो। दैट इज माई वर्स्ट नाइटमेयर। आगे जो आने वाली स्टोरी है उसे समझना काफी आसान है, पर ऐसा इतने सारे लोगों के साथ क्यों होता है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। एक मौत, उसके साथ जुड़ी एक आत्मा, और उस मौत के बाद इस घर में कुछ वियर्ड चीजें होना शुरू हुआ। पर जो भी ये घर वाले सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इन लोगों पर किसी की नजर थी। हम यूपी के रहने वाले हैं, बट क्योंकि मेरे अब्बू आर्मी में हैं तो हमारी पोस्टिंग आती रहती है। हम असम में थे, आई गेस मैं 4th क्लास में थी। उस दिन मेरी बहन का बर्थडे था। अचानक से मेरे दादा का कॉल आया और वो बहुत रो रहे थे, और उन्होंने रोते रोते बताया घर में झगड़ा होने के बाद मेरी चाची ने सुसाइड करने की कोशिश की एंड डॉक्टर सेड कि पूरी कोशिश करेंगे पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हम सभी रोने लगे, पर मेरा भाई बिल्कुल शॉक स्टेट में था। वो चाची के सबसे करीब थे, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब सच में हो रहा है। तभी मेरे अब्बू ने फ्लाइट टिकट बुक की, और क्योंकि इतने जल्दी सबका जाना मुश्किल था तो बस मेरी अम्मी और अब्बू चले गए। मेरे चाची के गुजरे जाने के 1 साल बाद हमें अम्मी ने बताया कि चाची को कोई साया था जिसके इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। 4 साल बाद दादी के घर से वापस आने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरा भाई, उन्हें बॉडी बनाने का बहुत शौक था, जैसा कि हर टीनेज लड़के को होता है। वो पुलअप्स कर रहे थे कि अचानक उन्होंने वह पोल छोड़ा, पलटकर वो 2 कदम चले और बेहोश हो गए। हम सब भागकर उनके पास गए, उनके फेस पर पानी छिड़का। कुछ देर बाद वो होश में आए और उन्होंने सबसे पहले पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो पुलअप्स कर रहा था ना। उस टाइम हमने सोचा कि मेरे भाई ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट कर लिया है, तो अम्मी ने उन्हें एक्सरसाइज करने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरा भाई क्रिकेट खेलने गया। वहाँ एक आयरन पोल था जो टूट कर गिरा हुआ था, और उनकी वहाँ छोटे बच्चे भी खेल रहे थे। तो मेरे भाई ने सोचकर कि किसी को लग ना जाए, उस आयरन पोल को उठाकर साइड करने का ट्राई कर, कि तभी उसका एक हिस्सा उनके हाथ में चुभा और गिरते हुए उनका हाथ चीरते चला गया।
किसी के दिमाग में दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था कि मेरे भाई के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। 2 महीने बाद मेरे कज़न की शादी थी। सभी बारात में गए थे। मेरा भाई बस में गया। आधे रास्ते में बस के आगे एक काली बिल्ली बैठी थी, जिसकी वजह से ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा और तभी मेरे भाई के सर पर बस के ऊपर से जहां बैग रखते हैं वहां से एक टूटा गिलास गिर गया। उनका बहुत खून बहा। दिन बर दिन उनकी फिजिकल कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। वो बहुत पतले हो चुके थे और कुछ शांत भी रहने लगे थे। काफी डॉक्टर्स के पास गए हम, बहुत सारे टेस्ट भी हुए, बट सब नॉर्मल ही था। ये सब देखकर मेरी काला मौसी उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमें एक बाबा के पास जाना चाहिए। मेरे अब्बू इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, तो उन्होंने मना कर दिया। हमें किसी बाबा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें, तभी तुम्हारा भाई ठीक होगा, उन्होंने ये कहा। पर मेरी अम्मी और खाला के फोर्स करने पर अब्बू मान गए। मैं और मेरी बहन नानी के घर पर थे और अम्मी अब्बू भाई काला के घर गए थे उन्हें बाबा से मिलाने के लिए। बाबा ने सीधा मेरे भाई से पूछा कि तुम्हें कुछ फील होता है, अगर हाँ तो कब से। तब मेरे भाई ने सारी बात बताई। चाची के गुजरने के कुछ टाइम बाद से वो उन्हें सपने में दिखती थी। उन्हें हर जगह काली बिल्लियां दिखती थी और इस बार जब दादी के घर गए थे तो बाहर घूमते हुए उन्हें चाची दिखी थी। और जैसे ही मेरे भाई ने उनकी तरफ कदम बढ़ाया तो उनके पैर के नीचे कुछ अजीब सा फैला हुआ था। तो उन्हें अपने पैर के नीचे कुछ अजीब सा फील हुआ, पर वहां पर कुछ भी नहीं था। तभी से उनके साथ ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। बिल्ली का दिखना, बेहोश होना, ज्यादा चोट लगना। उन बाबा ने अब्बू को कहा कि अपने गांव की मिट्टी लेकर आए नेक्स्ट टाइम, पर मेरे आबू ने वापस जाने से इनकार कर दिया कि ये सब कुछ दिखावा है, बाबा वगैरह असली नहीं होते। पर इस बार मेरे भाई ने ही बोला कि एक लास्ट टाइम चलते हैं, अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हम वहां कभी नहीं जाएंगे। 2 दिन बाद अब्बू मिट्टी लेकर गए। उन बाबा ने पहले पानी से अपना मुंह खोलकर मेरे अब्बू को दिखाया कि देख लीजिए कोई पिल वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने मिट्टी थोड़ी सी चाटी और उनका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था। फिर बाबा ने बताया कि मेरा भाई का पैर जिस चीज पर पड़ा था वहां पर किसी ने काला जादू करके कुछ दफनाया हुआ था और जो उनको दिखता है वो चाची नहीं बल्कि कोई बुरी रूह है जो हमारी चाची की शक्ल में दिखती थी मेरे भाई को, और वो रूह मेरे भाई से खून मांगती है, इसलिए इतनी ज्यादा इंजरीज हो रही थी उन्हें। फाइनली उन बाबा ने ताबीज दिया, कुछ चीज दी पानी में डालकर पीने के लिए और हाथ पर और गले पर कुछ बांधने के लिए कहा, और उन्होंने ये कहा कि 2-3 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन बातों को लगभग 11 साल हो चुके हैं। अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, मैरिड है और उसकी एक छोटी सी प्यारी बेबी है, पर उस एक्सपीरियंस को शायद से वो कभी नहीं भुला पाया है। Well, that's about it for today's video and thanks so much for watching these horror stories with me. Again guys, अगर आपको भी अपनी stories मुझे submit करनी है तो मैंने description में एक Gmail link दे रखा है. And yeah, I hope you guys are happy and healthy and I will see you in the next one. Bye bye.